नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पुराने हथियारों से नई जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि लड़ी भी नहीं जा सकती। इसी तरह से राजनीति में पुराने विचारों से नया युद्ध नहीं जीता जा सकता, नई राजनीति नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी की दरअसल समस्या यही है कि वो अतीत से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। जिन प्रयोगों को वो कर चुकी है और करके उनमें फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है, उनको बार बार दोहराने की, बार बार उन्हीं पर लौट कर जाने की उसकी आदत जा नहीं रही। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए करो या मरो जैसा है। इस बात की संभावना लगातार प्रबल होती जा रही है कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी इस देश के इतिहास में 1952 से, जब से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 1950 में संविधान बनने के बाद से, तब से लगातार तीसरी बार विपक्ष के नेता की हैसियत पाने के लिए जितने लोकसभा सदस्य चाहिए, यानी 55 लोकसभा सदस्य, उतने भी उसको नहीं मिल पाएंगे। तो इस बार भी 55 से नीचे उसकी संख्या रहने की संभावना बड़ी प्रबल होती जा रही है। जिस तरह से ये 27 दलों का गठबंधन काम कर रहा है, सीटों को लेकर जो आपसी झगड़े हैं, मतभेद हैं, उन सबको अलग रख दीजिए, केवल कांग्रेस की बात आज कीजिए। कांग्रेस पार्टी से खबर आई है, वहाँ जो है गठबंधन के साथियों से किस तरह से बात करनी है, किन सीटों के लिए कांग्रेस किन सीटों पर लड़े, उसकी क्या तैयारी हो, इस सब की बैठक चल रही है कांग्रेस पार्टी में। और वहाँ से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा जोर जो है वो दलित वोटों पर, खास तौर से उत्तर भारत में होगा। और दलित वोटों पर जोर के लिए कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समाज से आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। इसके लिए सीट जो चुनी गई है अभी फ़िलहाल, मतलब इसके बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, वो है नगीना। नगीना की सीट जो है वो सुरक्षित सीट है और यहाँ से, इस सीट से नज़र है चंद्रशेखर रावण, जो युवा जाटव नेता हैं, मायावती के धुर विरोधी हैं, उनकी भी नज़र है इस सीट पर। उनको लगता है कि आरएलडी से गठबंधन अगर हो, आरएलडी और सपा दोनों का गठबंधन हो और वो इस सीट से लड़े, तो वो लोकसभा में पहुंच सकते हैं। अब वो पहुंच सकते हैं या नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि अभी तक 2 चुनाव लड़े हैं, दोनों में उनकी ज़मानत जब्त हो चुकी है। नगीना से नहीं लड़े, लेकिन जहाँ से भी लड़े उनकी ज़मानत जब्त हो चुकी है। तो वोट दिला सकने की क्षमता अभी उनमें नहीं आई है। मायावती के मुकाबले में भले ही खड़े होने की कोशिश करें, लेकिन मायावती की जो वोट दिलाने की क्षमता है, और उसके अलावा दूसरी उनकी खूबी जो है, जो भी वोट उनके पास बचे हैं उनको ट्रांसफ़र कराने की जो क्षमता है, वो दोनों जो है चंद्रशेखर रावण में नहीं है। लेकिन जो दलित समाज के युवा हैं, वो चंद्रशेखर रावण की ओर आकर्षित होते हैं, उनकी बात सुनने जाते हैं, उनकी बात पर ताली भी बजाते हैं, समर्थन भी करते हैं। लेकिन जब वोट का समय आता है तो वो उनके साथ नहीं जाते। अब बात कांग्रेस की कर रहे थे हम लोग। कांग्रेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारकर उत्तर प्रदेश में, उसको लगता है कि उसका जो दलित आधार था, जनाधार था, उसको वापस ले सकती है। देखिए, आज़ादी के बाद से लगातार पूरे उत्तर भारत और दक्षिण में भी दलित समाज के लोग ज़्यादातर कांग्रेस के साथ थे। दलित समाज का ये जनाधार कांग्रेस पार्टी का छीना बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी के जो उस समय के मुखिया थे कांशीराम, उन्होंने छीना उनसे, यानी बसपा से ये जनाधार लिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के पास जाटव वोटों को छोड़कर दलित समाज का ज़्यादातर वोट है, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ से परिवर्तन लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि ये जो 27 दलों का गठबंधन है, इसमें 28वीं पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए। कांग्रेस को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, इन चारों का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले गठबंधन में उसने देखा कि उसका फ़ायदा सिर्फ जो है बहुजन समाज पार्टी को हुआ। और किस रूप में हुआ? मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल गए, इसलिए वो 0 से 10 पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी 5 की 5 रह गई। उसके वोट में कोई इजाफा नहीं हुआ, यानी दलित समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दलित यानी ज़्यादातर जाटव, जो अब मायावती के साथ बचे हैं। तो कांग्रेस से
दलित वोट किस तरह से लिया कांशीराम ने? कांशीराम ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया, बामसेफ बनाया। फिर उसके बाद जो है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें जो यूनियन ये बनाई बामसेफ, उसके बाद जो है उन्होंने DS4 बनाया और एक सामाजिक आंदोलन चलाया, दलितों के उत्थान का आंदोलन चलाया, दलितों के राजनीतिक जागरण का आंदोलन चलाया। और उन्होंने समझाया, वो पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह से समझाते थे अपने लोगों को। जो जनसभा होती थी, जनसभा में वो खड़े होते थे बोलने के लिए, उनका कहना होता था कि सामाजिक व्यवस्था को बदलना है तो कैसे बदलना है। तो वो जेब से पेन निकालते थे और पेन निकाल कर कहते थे कि अभी ये सामाजिक व्यवस्था ऐसे है, यहाँ पर ब्राह्मण है, उसके बाद बैकवर्ड है, फिर उसके बाद उसके नीचे जो है वो दलित हैं, इसको ऐसे पलट देना है। सबसे ऊपर दलित या पिछड़ा समाज के लोग आए और नीचे जो है सवर्ण आए, ये उनका कहना था। और इस नारे का, उनके इस एम्पावरमेंट के जो है संदेश का असर हुआ और दलित गोलबंद हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाहर उसका विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार इतना हुआ कि 2007 में उसको अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिल गया उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में। लेकिन वहाँ से किस तरह से क्षरण शुरू हुआ पार्टी का और मायावती के नेतृत्व का, उसकी कहानी अलग है, उसकी आज बात नहीं। आज बात कांग्रेस की कर रहे हैं। अब आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी ने और कांशीराम ने एक आंदोलन के जरिए दलित समाज का विश्वास जीता और कांग्रेस से वो उस समाज को तोड़कर अपनी एक नई गोलबंदी बनाई, नई पार्टी बनाई, राजनीतिक दल बनाया, चुनाव लड़े। और बहुजन समाज पार्टी शुरू में चुनाव लड़ी तो हारी। तो कांशीराम का कहना था कि पहली बार लड़ेंगे हारने के लिए, दूसरी बार लड़ेंगे हराने के लिए और तीसरी बार लड़ेंगे जीतने के लिए। और यही इसी क्रम से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी उत्तर प्रदेश में। इस स्थिति को बदला 2014 में, 13-14 में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय परिदृश्य पर आने के बाद। पहले 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो उस समय जो उन्होंने जो कुछ कहा वो एक वादा था, एक उम्मीद थी, एक सपना दिखाया। लेकिन पिछले 10 सालों में उस सपने को उन्होंने साकार करके दिखाया, ज़मीन पर उतार कर दिखाया। क्या किया उन्होंने? क्यों दलित समाज के लोग उनके साथ आ गए? आज अति पिछड़ों की बात नहीं करूंगा, दूसरे समाज की बात नहीं करूंगा, आज केवल दलित समाज की बात करूंगा। क्यों जाटवों को छोड़कर बाकी दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद? 14 में उनका साथ दिया, उम्मीद में, ये उन्होंने जो सपना दिखाया उसके कारण। उसके बाद 2017 में वो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। लेकिन 2019 में जब वो अपने लिए फिर वोट मांगने गए दूसरी बार, तब विश्वास के कारण आए। और 2022 में उत्तर प्रदेश में वो विश्वास और पक्का हुआ। लेकिन कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति में बदलाव कैसे किया? तो उन्होंने कांशीराम का रास्ता नहीं अपनाया। उनके पास इतना समय नहीं था कि आंदोलन करें लंबे समय तक और उस आंदोलन के जरिए लोगों को जोड़ें और दलित समाज के लोगों को जो है अपनी पार्टी से जोड़कर संगठन खड़ा करें और फिर जो है चुनाव मैदान में उतरें। इतना समय नहीं था उनके पास। लेकिन उनके पास एडवांटेज ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन का ढांचा था और इस संगठन के ढांचे को आधार बनाकर, लॉन्चिंग पैड कहिए बनाकर, उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। तो उन्होंने 3 रणनीतियां अपनाई। पहला, दलित समाज को जो उन्होंने सपना या उम्मीद दिखाई उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा उन्होंने ठोस रूप से क्या किया? पहला काम किया कि पार्टी के संगठन में दलित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व, उनको स्थान देना, उनको महत्वपूर्ण पद देना, पहला काम ये किया। दूसरा काम किया सत्ता और चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी। दलित समाज के लोगों को चुनाव मैदान में उतारना और सरकार बनने के बाद उनको सत्ता में हिस्सेदारी देना। देखिए, ये एक चीज़ होती है जब आपको ठोस रूप में कुछ मिलता है, टेंजिबल कुछ मिलता है, तो उसका असर होता है। इसी का असर हुआ जब सत्ता में हिस्सेदारी मिलने लगी
तो दलित समाज के लोगों को लगा कि ये पार्टी और ये नेता जो कहता है वो करके दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सपने दिखा रहे हैं, केवल वादे कर रहे हैं। और तीसरा काम जो उन्होंने किया, उसने इस गठबंधन को, ये जो जुड़ाव था दलितों का भाजपा के साथ, उसको और पक्का किया। वो है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए इस समाज के जीवन में परिवर्तन करने का, इनके जीवन स्तर को सुधारने का, इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का। जब केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगा, जब उनके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा, जो दलित समाज का व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, बारिश में झोपड़ी में भीगता था, सर्दी में सर्दी से परेशान होता था, गर्मी में कभी आग लग जाती थी, कभी आंधी में झोपड़ी उड़ जाती थी, उसको जब पक्का घर मिल गया, तो पक्का घर केवल नहीं मिला, उसके साथ और सारी जो सुविधाएं मिली, जैसे रसोई गैस का कनेक्शन मिला, शौचालय मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, ये नल से जल मिला। ये सब जब मिला तो उनके लिए ये सपने जैसा था। ये सब चीज़ें उन्होंने बड़े लोगों के घरों में देखी थी कि बड़े लोगों के घरों में ये सब सुविधाएं होती थी। उनके लिए ये सपने जैसा था कि हमारे पास कभी होगा। इसकी इच्छा तो उनको थी, लेकिन इसका विश्वास कभी नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। और दलित समाज में, अति पिछड़ा समाज में, पिछड़ा समाज में लगातार जो युवा आ रहा है वो एस्पिरेशनल है, वो महत्वाकांक्षी है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अतीत का बोझ लेकर नहीं चलना चाहता, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपना जीवन स्तर सुधारना चाहता है। इसलिए उसने उम्मीद की नज़र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और उससे लगा कि ये व्यक्ति है जो हमारे लिए सोच रहा है, जो हमारे लिए कर रहा है, तो इस व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को नॉन जाटव, मतलब गैर जाटव जो दलित वोट मिल रहे हैं आज, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, मोदी में विश्वास। वो जो मोदी आजकल बात करते हैं कि मोदी की गारंटी, दरअसल वही है। ये शब्द उन्होंने पहले इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लोगों को, इस समाज के लोगों को लगा कि मोदी की गारंटी है। अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने जो दो मैंने उदाहरण दिए, एक कांशीराम का और दूसरा मोदी का, इन दोनों में से किसी रास्ते को अपनाया क्या? कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल में, उससे पहले की बात छोड़ दीजिए, दलित समाज के लोगों को अपनी पार्टी से, अपने संगठन से जोड़ने के लिए क्या किया? केवल प्रतीकात्मक चीज़ें की। और ये इस तरह के प्रयोग कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी है और फेल हो चुकी है। बहुत पुरानी बात नहीं करेंगे, 2022 की ही बात। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, दलित समाज से आते हैं, 32% वोट हैं दलितों के पंजाब में। कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये गेम चेंजर होगा, न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में, कि दलित समाज के व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। बाकी लोग वादा करते हैं, सपने दिखाते हैं, हमने करके दिखा दिया दलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन लोग आपकी जो नीति होती है उसके पीछे की नीयत देखते हैं। तो लोगों को समझ में आया कांग्रेस की नीयत नहीं है, ये केवल एक नीतिगत फैसला है, एक रणनीतिक फैसला है, चुनाव की दृष्टि से लिया गया फैसला है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में साफ हो गई। उसकी जो परफॉर्मेंस 2022 में थी, वो पंजाब सूबा बनने के बाद से सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, और उससे अभी तक पार्टी उबर नहीं पाई है पंजाब में। जो मास्टर कार्ड या जिसको गेम चेंजर कहा जाता था, उसने गेम जो है वो दूसरों का चेंज किया। आम आदमी पार्टी को उसका फ़ायदा मिला, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से पंजाब में सत्ता में आ गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी या सबसे बड़े वर्चस्व वाली पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल दो ही पार्टियां थी पंजाब में जो बारी बारी से सत्ता में आती थी। अकाली दल 2 बार आई थी लगातार, उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि 2022 में कांग्रेस फिर से लौटेगी। लेकिन गांधी परिवार के लोगों ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किया, उसके बाद उसकी संभावना खत्म हो गई थी पहले से ही। लेकिन कांग्रेस की ये दुर्दशा हो जाएगी, और इस मास्टर कार्ड के बाद इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन उस गलती से कांग्रेस पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा है। उसको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश की एक सुरक्षित सीट से, जो दलित समाज के लिए सुरक्षित है, जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, उस सीट से चुनाव मैदान में उतारने से सारे दलित गोलबंद होकर कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे।
अब ये तो मतलब जो लोग दिवा स्वप्न देखते हैं उनके लिए भी जो है ये अकल्पनीय बात सी है कि इस तरह से कोई समाज किसी पार्टी से जुड़ता नहीं। उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा त्याग बलिदान करना पड़ता है और ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि हमने जो नीति बनाई है उसके पीछे हमारी नीयत बड़ी साफ है। यही कांग्रेस पार्टी करने में बार बार असफल हो रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से लड़ा दें या किसी प्रदेश से लड़ा दें, सुरक्षित सीट से लड़ा दें या जनरल सीट से लड़ा दें, उसकी वजह से दलित वोट मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव हारती ही नहीं। खासतौर से लोकसभा में तो पिछले 8 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा से पीछे रही है। 8 चुनाव 1991 से जो सिलसिला शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लोकसभा में मिलती रही हैं और मोदी के आने के बाद से तो लगभग 75-80-90% तक सीटें लोकसभा की कर्नाटक से बीजेपी को मिल रही हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अगर होने से, उनके दलित समाज के होने से, उनके चुनाव लड़ने से फ़र्क पड़ता। वैसे बता दें आपको कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट हार गए थे। तो जो नेता अपनी सीट नहीं बचा पाया अपने राज्य में, वो दूसरे राज्य में जाकर जीत जाएगा, ये कल्पना, ये रणनीति, ये सोच सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। तो असफल नीतियों के सहारे एक बार फिर से कांग्रेस खड़े होने की कोशिश कर रही है और ये तय है कि वो खड़े होने की इस कोशिश में और ज़्यादा नीचे और ज़्यादा गहरे गड्ढे में गिरने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।